अपने बारे में आप बताइए। सर मेरा नाम निधि मिश्रा है। आई वॉज़ बॉर्न ब्रॉट अप इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मैंने अपनी बुनियादी शिक्षा भी धार ज़िले से ही पूरी की है। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च दैट इज़ affiliated to RGPV Bhopal. Currently, I'm a student of Masters of Technology Environmental Engineering at SGS ITS Indore. And as interests, I pursue writing, public speaking, and staying environmentally informed. ठीक है। मैं जानना चाहूँगा निधि मिश्रा जी, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्यों चुनी? इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? Sir, as I completed my graduation and I went on for full-time preparation for civil services, तो सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के टाइम आई स्टडीड द सब्जेक्ट एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। और उस समय मुझे समझ आया कि वी आर ट्राइंग कि हम एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को बैलेंस कर सकें सिंस 1970s, पर अभी तक ये एफर्ट्स कुछ रंग नहीं लाए हैं। तो आई थॉट कि अगर टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल नॉलेज मुझे इस फील्ड में होता है तो दिस विल हेल्प मी, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाती हूँ तो दिस विल हेल्प मी कि मैं बैलेंस कर पाऊँ दोनों ही चीज़ें फॉर द स्टेट एंड फॉर द कंट्री एज वेल। आप मुझे भारत सरकार के द्वारा इन्वायरमेंटल को लेकर चलाई जा रही कुछ योजनाओं के नाम बताइए। सर अभी रिसेंट जो यूनियन बजट है 2023-24, सर उसमें कुछ नए स्कीम्स हैं जैसे मिष्टी स्कीम। मिष्टी स्कीम्स डील्स विथ इंटेंस एफॉरेस्टेशन ऑफ द मैनग्रोव्स, क्योंकि वो हमारे जियोलॉजिकल या वो हमारे नेचुरल बैरियर्स हैं अगेंस्ट फ्लड्स एंड अदर डिज़ास्टर्स। ऑल्सो पीएम प्रणाम स्कीम है सर, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स या ऑर्गेनिक मैन्योर प्लस फर्टिलाइज़र्स का बैलेंस्ड उपयोग करना बताती है। और सर इसके अलावा अमृत धरोहर स्कीम भी है सर, जो कि हमें वेटलैंड्स के कंजर्वेशन में मदद करती है। ठीक है। आप मुझे बताइए ऐसी कौन-कौन सी योजनाएँ चल रही है भारत सरकार की पर्यावरण को लेकर, जिनकी में फंडिंग यूएन भी कर रहा है? यूएन सर, भारत में चल रही है। यस सर। सर एक तो कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने शुरू किया है रिसेंटली 2019 में, जिसमें यूएन भी हमारे साथ है। प्लस सर सो दिस इज़ द रीसेंट आई कैन रिकॉल दिस। ठीक है। आपने देखा होगा जो हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, वह पराली की एक बहुत बड़ी समस्या है। उसका कोई आपके पास सॉल्यूशन है? सर पराली की समस्या यूजुअली ठंड के टाइम ज़्यादा देखी जाती है, नवंबर टू फरवरी अगर देखा जाए, क्योंकि उस समय कटिंग जो होती है धान की और उसके बाद जो पराली बच जाती है उसे किसान यूजुअली जला देते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स नहीं है या उसे इकोनॉमिकली यूज़ करने का। तो सर अभी दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने हैप्पी सीडर एक यूनिट है या एक मशीन है जो वो यूज़ कर रहे हैं, जिससे पराली जो है वो जड़ से हार्वेस्ट की जा सकती है। और सर सीएसआईआर के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिससे पराली के थ्रू कार्डबोर्ड्स, चिपबोर्ड्स और टेबल्स, सर प्लेट्स, इस तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो सर अगर हम उन किसानों को इंसेंटिव दें कि वो पराली हमें इस तरह से सप्लाई कर सकें तो दैट विल बी गुड। आप हरित राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? ग्रीन नेशनल इनकम। Sir, I am not very aware of it, but what I can conclude from this is कि जो नेशनल इनकम हमें ग्रीन मैनर में प्राप्त हो सके या एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से जो प्राप्त हो सके, चाहे वो एनर्जी के फील्ड में हो या फिर कोई और ट्रांजिशन के फील्ड में हो, तो वो हमें ग्रीन नेशनल इनकम में आप मुझे काम। बताइए कि प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? सर प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट्स आजकल बहुत सारे रिसर्च इस पे अवेलेबल हैं, और एक रिसर्च सर उसके अकॉर्डिंग बायोप्लास्टिक्स जो हैं वो एक अच्छा सब्स्टिट्यूट टू प्लास्टिक हो सकते हैं।
Bioplastics are basically such plastics that are derived from starch. और सर ये पूरी तरह से कंपोस्टेबल हैं, तो दे कैन बी यूज्ड इन मैनी वेज, और कंपोस्टेबल हैं और बायोडिग्रेडेबल हैं, तो दे डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग भी आपकी हॉबी है। यस सर। कहाँ पर आपने अभी तक कहीं स्पीकिंग करी हो तो उसके बारे में बताइए। सर द हाईएस्ट स्टेज जो मैं पब्लिक स्पीकिंग में जा चुकी हूँ दैट इज़ स्टेट लेवल पे। मैंने अपने स्कूल को या अपने ज़िले को रिप्रेजेंट किया था। बाल रंग समारोह होता है सर, तो सर वहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। अभी जैसे यूट्यूब पे चलता है, कई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो कुछ टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स के नाम बताइए। सर संदीप माहेश्वरी हैं, सर ट्रेवर नोआ हैं, सर वो ब्रिटिश हैं बट स्टिल आई फॉलो हिम। सर दिस इज़ दैट आई रिकॉल। मुझे 4 सेल्फ हेल्प बुक के नाम बताइए जो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर लिखी गई है। सर आई एम सॉरी, आई डोंट रिकॉल ठीक है। एट द मोमेंट। निधि जी, यस सर। सपोज करिए आपका चयन हो जाता है, आप एसडीएम के पद पे कार्यरत हैं, आप देखती हैं कि आपके क्षेत्र में महावीर जयंती भी एक ही दिन है और जो बकरा ईद है वो भी एक ही दिन है, सपोज करिए। तो उस दिन चूँकि जैन समाज के जो लोग हैं उनके लिए अहिंसा सबसे बड़ा धर्म होता है, तो और उसी समय बकरा ईद भी उसी क्षेत्र में आ रही है, तो कई बूचड़ खाने भी वहीं पे उसी समय खुले हुए हैं। तो आप कैसे सिचुएशन को टैकल करेंगे और कैसे आप प्लानिंग बनाएंगे कि सभी लोग अपना धर्म का पालन कर पाए सौहार्दपूर्वक? सर मैं मानती हूँ कि इंडिया एक डाइवर्सिटी का लैंड है, प्लस अगर जैन कम्युनिटी देखा जाए तो दे आर वेरी ऑलरेडी वेरी हम्बल एंड मिक्सिंग ग्रुप होता है सर उनका। तो आई विल इंश्योर कि जो जैन कम्युनिटीज़ के मंदिर हैं उनके आसपास या उनसे लगे हुए इस तरह की कोई जो बुचर हाउसेस हों वो ना हो, बट स्टिल आई विल इंश्योर कि उस एरिया में सफिशेंट बुचर हाउसेस हों जो कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो त्यौहार है उसे भी बराबरी से केटर कर सकें। ऑल्सो सर मैं इंश्योर करूँगी कि किसी भी तरह का कोई ब्रेकआउट अचानक से ना हो, जिसके लिए मैं दोनों ही कम्युनिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन या उनके जो एल्डरली पीपल हैं उनसे पहले से बात करूँगी, और अगर उन्हें इस तरह की कोई भी समस्या है तो मैं उसे पहले से, या अगर उन्हें कोई भी ऐसा भय है या कोई भी ऐसी समस्या है कि ऐसा कुछ हो सकता है फ्यूचर में जो उनके त्यौहार को बाउंड करे, तो मैं उसे पहले से जानने की कोशिश करूँगी। ऑल्सो सर मैं फॉर सेक ऑफ सिक्योरिटी मैं कुछ ऑलरेडी रीइंफोर्समेंट्स जो हैं वो इन सिविल ड्रेसेस ऑफ कोर्स वहाँ पर रखना चाहूँगी। ठीक है, अभी जो अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ है, ठीक है, आपको पता ही होगा यूपी के अंदर। यस सर। सपोज करिए आप डीएसपी के पद पे कार्यरत हैं, आपके क्षेत्र का एक बाहुबली है जो बहुत सारी अनैतिक गतिविधियों में लिप्त है और उसका पूरा एक सिंडिकेट काम करता है। स्मगलिंग का भी उसका काम है, नशे की स्मगलिंग वगैरह सारी चीज़ें करता है, अवैध वसूली, कई उस पर मर्डर केसेस चल रहे हैं, कई उस पर रेप केसेस चल रहे हैं और वो काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, 15-15, 20-20 साल से चल रहे हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा उस पर केसेस चल रहे हैं। तो आप एक बार उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो आपके सीनियर अधिकारी बोलते हैं कि इसे हर बार अपन गिरफ्तार करते हैं, न्यायालय में अपन पेश करते हैं। आज से 15 साल पहले भी इसे मैंने गिरफ्तार किया था एक रेप केस में, जिसके मेरे पास पूरे सबूत थे, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तारीख पे तारीख चलती रहती है, जिला कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे केसेस चल रहे हैं। अगर उसी समय 15 साल पहले मैंने अगर इसका इनकाउंटर कर दिया होता, जब इसने 3 या 4 ही अपराध करे, तो आज 100 से ज़्यादा इसने जो अपराध करे ये ना होते। और इस टाइम पीरियड में इन्हें कई रेप करे, कई लोगों का मर्डर करा है, कई लोगों की अवैध जमीन पे कब्जा करा है, बहुत सारे कई करे, नशे में ये लिप्त है, इन्हें जो तस्करी करता है उससे कई युवा पीढ़ी का जो भविष्य है उन्होंने अपना भविष्य खो दिया। तो वो नहीं होता, मुझे उस समय इनकाउंटर कर देना चाहिए था। तो आप ये गलती मत करो, आप इसका इनकाउंटर कर दो, क्योंकि इस पर इतने सारे संगीन अपराध ऑलरेडी है। तो इससे क्या होगा कि भविष्य में जो ये अपराध करने वाला है, तो ये जिन पे अपराध करेगा कम से कम वो लोग बच जाएंगे।
क्या करोगे आप? सर अगर देखा जाए तो अनैतिक गतिविधियों में वो माफिया इन्वॉल्व है और पर हमारा देश जो है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी फोक के बेसिस पे काम करता है और अगर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है तो और उस पे केसेस ऑलरेडी दायर किए जा चुके हैं तो डेफिनेटली उस पे किसी न किसी तरह का एक्शन जो है वो ऑलरेडी लिया जा रहा है और अगर ये एक्शन लिया जा रहा है तो सर मैं नहीं मानती कि एनकाउंटर जो है वही आखिरी रास्ता होना चाहिए, बल्कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम हो, चाहे हमारा जो क्रिमिनल लॉ सिस्टम हो, वो रिफॉर्मेटिव बेसिस पे काम करता है। तो सर मैं पहले अपनी तरफ से प्रयास करूँगी कि रीइंफोर्समेंट्स हों वहाँ पर, या जो एरियाज़ उससे ज़्यादा प्रभावित हैं वहाँ पर किसी तरह के प्रयास किए जाएं पुलिस की तरफ से कि वहाँ पे जो लोग हैं वो सेफ फील कर निधि सकें। जी, आपने देखा होगा अतीक अहमद के केस, पढ़ा है कि नहीं आपने? सुना? यस सर, उसको यस थोड़ा सर, स्टडी करा आपने? यस सर, तो आपको पता है उसके ऊपर ऑलरेडी सारे केसेस चल रहे हैं, यस सर, इतने सारे। तो जुडिशरी में वो कोर्ट मतलब जेल में बैठ के सारी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, यस जेल में बैठ के क्राइम करवा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो सरकार के द्वारा जो स्टेप लिया जाता है इनकाउंटर का, ये सिस्टम ही ले रहा है? जैसे महाराष्ट्र में भी, मुंबई में जब सबसे ज़्यादा केसेस होने लगे थे इस तरह के, तो आपने देखा होगा कि 80-90 के दशक के अंदर काफ़ी उसके अंदर इनकाउंटर चले थे। यस सर। तो आपको नहीं लगता कि इनकाउंटर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? क्या ऑप्शन है? आप उन्हें जेल भेजोगे, फिर कोर्ट केसेस चलते रहेंगे, 20-20 साल पुराने केसेस हैं जिनकी आज तक सुनवाई ही नहीं हो पाई है। सर मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और अगर हम इन्हें ही लॉ बना लेंगे तो भविष्य में हमारी सोसाइटी में एक एनार्की हो जाएगी। नहीं, हम और इन्हें लो नहीं बना रहे, लेकिन कुछ केसेस पे की बात कर रहे हैं। सर मुझे नहीं लगता कि एनकाउंटर जो है वो अल्टीमेट वे है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। निधि जी, यस सर, आप धार से आते हैं। यस सर। सिटी ऑफ जॉय कैसे कहते हैं? सर मांडो। क्यों कहते हैं? सर मांडो का हुशंग शाह के समय मांडो का नाम शादियाबाद कर दिया गया था, क्योंकि सर मांडो का जो एनवायरनमेंट है या मांडो का जो क्लाइमेट है दैट इज़ वेरी फेवरेबल और इसीलिए शाद का उर्दू में अर्थ होता है जॉय। तो सर आज उसे शादियाबाद या सिटी ऑफ जॉय कहेंगे। ठीक है, आप राजा भोज के बारे में कुछ मुझे बताएं। सर राजा भोज को आज हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा या बहुत महान शासक के रूप में जाना जाता है। सर उनका जो टाइम पीरियड था वो 1010 एडी से 1055 या 1060 एडी तक माना जाता है। उनके द्वारा उन्हें फ़िलोसोफर किंग भी कहा जाता है, क्योंकि अलॉन्ग विद स्टेट क्राफ्ट वो बुक्स या इंटेलेक्चुअल राइटिंग में भी बहुत आगे थे। अगर उनकी कुछ रचनाएं देखें तो चंपू रामायण, गोविंद विलास, सरस्वती कंठाभरण, युक्ति कल्पतरु, इस तरह युक्ति की। कल्पतरु का विषय क्या है? सर युक्ति कल्पतरु में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अलॉन्ग विद स्टेट क्राफ्ट उन्होंने शिप बिल्डिंग और आर्किटेक्चर के बारे में भी डिस्कस किया है। अच्छा, आप कुछ महल बताएं मुझे, कुछ फिर से मांडू के। मांडू के सर रानी रूपमती महल है, बाज बहादुर महल है, अशरफी महल है, सर तवेली है, जहाज़ महल है, हिंडोला महल है सर। अच्छा, धार में यदि कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की योजनाएं अगर बनाई जाएं तो आपके किन किन बिंदु उसमें शामिल होंगे? सर इंडस्ट्रीज़ अगर मैं देखूं तो सर मैं वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज़ को ज़रूर सपोर्ट करना चाहूँगी, क्योंकि धार मालवा क्षेत्र में है और वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सोयाबीन है। तो सर इंदौर में जिस तरह से सोयाबीन के रिफाइनिंग प्लांट्स हैं या प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, उस तरह से वहाँ भी सपोर्ट करना चाहूँगी। ऑल्सो सर धार क्योंकि एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं मैं उन्हें भी सपोर्ट करना चाहूँगी। अच्छा, आप ये बताएं इनर वॉइस क्या होती है? इनर वॉइस सर कॉन्शियंस। हम्म, सर कॉन्शियंस इज़ बेसिकली सम फिलोसोफर्स हैव सेड कि कॉन्शियंस जो है वो वॉइस ऑफ गॉड है।
या आपकी इनर वॉइस है जो आपको सही और गलत के बीच में फ़र्क करना सिखाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने इस वॉइस को इनफैलिएबल बताया है, जो कभी गलत नहीं हो सकती। हाउएवर कुछ ने ये भी कहा है कि क्योंकि ये रैशनल या रैशनैलिटी पे बेस नहीं होती, तो ये कई बार गलत डिसीजंस भी लेने पे मजबूर करती है। क्या एक सिविल सेवक में कृतज्ञता का गुण होना चाहिए, थैंकफुलनेस का गुण होना चाहिए? सर, अगर थैंकफुलनेस का गुण किसी भी मनुष्य में है, तो वो उसके पास जो रिसोर्सेस हैं या जो रिसोर्सेस नहीं हैं, उन दोनों के लिए थैंकफुल होगा। और अगर एक सिविल सर्वेंट में ये गुण है, तो उसके पास जितने कम रिसोर्सेस हैं, वो उनसे भी कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। तो ही शुड डेफिनेटली पजेस थैंकफुलनेस। अच्छा, आपको ये बताएं कि इतिहास में आपको सबसे महान शासक कौन लगता है? सर, मैं अगर कहूँ तो अशोक को मैं देखती हूँ कि वो एक क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो एक ओवरऑल ट्रांजिशन से गुजरी है कि उन्होंने धम्मघोष, भेरी घोष से धम्मघोष की तरफ लेकर के गए हैं वो अपने स्टेट को। तो सर, मैं अशोक को कहूँगी। धम्मघोष क्या था? सर, धम्मघोष धर्म नहीं कह सकते हम, पर हम ये कह सकते हैं कि धम्मघोष एक वे ऑफ लिविंग था, जिसमें आप अपने बेसिक ट्रेड्स को नेचर के अनुरूप करते हैं या मानव जो गुण हैं उनके अनुरूप करते हैं। आप उसमें थैंकफुलनेस, फॉरगिवनेस, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ सीखते हैं। प्लस आप उसमें गुड फॉर द ग्रेटर पॉपुलेशन सोचते हैं, रादर देन आप अपने बारे में सोचें। बायो एथिक्स से आप क्या समझते हैं? सॉरी सर, बायो एथिक्स। बायो एथिक्स, सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। अच्छा, आप ग्रीन जीडीपी से बताएं क्या मतलब? सर, जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम ग्रीन प्रोसेसेस से या ग्रीन एनर्जी और ग्रीन ट्रांजिशन से डिराइव कर सकते हैं, दैट इज़ ग्रीन जीडीपी। क्या एक आशावादी मनुष्य अपनी सफलता के लिए हमेशा सजग रहता है? सर, आशावादी होना बहुत अच्छी बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि सफलता के लिए सजग हो ना हो, वो इन समस्या उसमें आने वाली समस्याएं या उसे प्राप्त किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में ज़रूर सजग होता है, और इसीलिए उसे जो फाइनल आउटकम्स मिलते हैं वो डेफिनेटली बेहतर होते हैं। आपकी हॉबी है पब्लिक स्पीकिंग। यस इसका सर। बेस क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग का? सर, पब्लिक स्पीकिंग के कुछ बेसिस अगर देखे जाएं तो उसमें सबसे पहले ट्रेट देखा जाता है जो मैसेज डिलीवर करने वाला है उसका, यानी जो भी पब्लिक स्पीकर है उसका ट्रेट देखा जाता है कि उसमें कॉन्फिडेंस है या नहीं, उसे अपना जिस भी विषय पर वो बोलने वाला है उस विषय के बारे में नॉलेज है या नहीं, इफ़ ही और शी हैज़ डन हिज और हर होमवर्क और नॉट। फिर सर देखा जाता है कि जो ऑडियंस जहाँ पे वो मैसेज डिलीवर किया जाना है, वो ऑडियंस उसे रिसीव करने के लिए कितनी प्रिपेयर्ड है या कितनी तैयार है। फिर सर देखा जाता है कि मैसेज जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या किस तरह से डिलीवर किया जा रहा है। अच्छा, कम्युनिकेशन के बेसिस क्या हैं? सर, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कम्युनिकेशन जब होता है यस सर। तो उसके पिलर क्या है? सर, कम्युनिकेशन जो है वो यूजुअली या मोस्टली टू वे होना चाहिए, जिसमें फीडबैक्स या फैलेसीज निकालने का भी एक माध्यम प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ऑल्सो सर, कम्युनिकेशन के बेसिस भी वही सब होंगे जो पब्लिक स्पीकिंग में होते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस या फिर मैसेज डिलीवरी का टाइप, या फिर जो ऑडियंस हमारे रिसीवर है वो कैसी है। सोसाइटी के पिलर कितने हैं? सर, 4 पिलर हैं। कौन कौन से? सर, एक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, और 4th पिलर जो है वो प्रेस को माना जाता है सर। अच्छा, प्रेस के बारे में संविधान या अपना कोई एक ऐसा कानून जो आज़ादी देता हो? सर, आर्टिकल 19 है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, जो हमें अपने व्यूज़ के साथ किसी और के व्यूज़ रखने की भी आज़ादी देता है, और राइट टू रिमेन साइलेंट भी देता है। अच्छा, आर्टिकल 20 में क्या लिखा है?
सर आर्टिकल 20 कन्विक्शन के लिए सर जो अरेस्ट होंगे उनके राइट्स हैं सर, उसमें डबल जियोपैडी अलाउड नहीं है। सर उसमें अगर किसी से कोई गवाह है तो सर उससे या कोई अगर अक्यूज़ड है तो उसके सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स ये किस तरह से लिए जा सकते हैं वो है। और सर किसी को भी 2 बार एक ही क्राइम के लिए पनिश नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, धन्यवाद।